तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, बेंडिंग स्ट्रेंथ हो गया, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं हाईलाइट करवा दूंगा, और जो शॉर्ट नोट्स जिस तरह से आ सकते हैं वो थियोरेटिकली मैं टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर होता है वो एक्चुअली क्या है उसी पर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो इस प्रोसीड्यूर को अच्छे से समझा के लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन। आपको पहले से ही पता है व्हाई, रीजन क्या है? रीजन ये है कंक्रीट में पहले से वॉइड प्रेजेंट है। तो जब कंक्रीट में पहले से वॉइड प्रेजेंट है, तब जब कंक्रीट के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाओगे, कंप्रेसिव लोड लगाने का क्या मतलब है? कंप्रेसिव लोड एक तरह का वो लोड होता है जिस लोड के अंदर किसी भी मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन, डिफॉर्मेशन हो, लेकिन वो डिफॉर्मेशन किस तरह का होना चाहिए? इट विल बी कॉन्ट्रैक्शन। तो चूंकि कंक्रीट में पहले से ही वॉइड प्रेजेंट है, तो वो जब लोड लगाओगे तो वो वॉइड स्पेस फिल होंगे, तो अधिक लोड कैरी कर पाएगा, कहने का मतलब है। लेकिन चूंकि कंक्रीट में पहले से ही वॉइड है, तो इसलिए जब हम आप पुल लोड लगाएंगे, जब आप इलोंगेट करवाने का कोशिश करोगे, टेंशन, तो ये टेंसाइल लोड क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। ध्यान रखना जो स्टेटमेंट हम कह रहे हैं, टेंशन लोड क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, इसलिए हमारे पास कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को निकालने के लिए। हम थोड़ा मींस मॉडिफाई करके, मतलब एक अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे कि स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, ठीक है, फिर फ्लेक्सर टेस्ट को कंडक्ट करके टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालते हैं। रीजन क्या है कि टेंसाइल लोड जब आप लगाते हो वो कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ये रीजन है, ठीक है। तो जब टेंसाइल लोड लगाओगे, तो चूंकि कंक्रीट में पहले से पोर्स है, वॉइड्स है, तो कम लोड पे उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब कंक्रीट का फेलियर हो जाएगा। तो जनरली जो भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, 20% अराउंड होता है आपका शियर स्ट्रेंथ, और बेंडिंग स्ट्रेंथ भी लगभग 10% ही होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो हमने आपसे कहा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार-बार पूछता है, हर एक साल पूछता है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास दो तरीका खास करके है। एक है क्यूब को टेस्ट करके, ठीक है, कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं हम। क्यूब होगा आपका 150 साइज का या फिर 100 mm साइज का, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी एग्रीगेट साइज। अगर कंक्रीट बनाने में ज्यादा बड़े बड़े एग्रीगेट साइज का आपने इस्तेमाल किया है, तो आप बड़ा क्यूब बनाओगे, जैसे कि 150 mm का क्यूब। लेकिन कंक्रीट को बनाने में छोटे एग्रीगेट का यूज हुआ है, तो हम छोटा साइज का क्यूब बनाएंगे। छोटे एग्रीगेट का कहने का मतलब, अगर एग्रीगेट का नॉमिनल साइज, मतलब जो भी एग्रीगेट आप कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका नॉमिनल साइज 10 mm के अराउंड हो, मतलब मैक्सिमम एग्रीगेट 10 mm से पास कर रहा हो, तो उस एग्रीगेट को कहेंगे, उस एग्रीगेट का नॉमिनल साइज कहेंगे 10 mm। तो अगर 10 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो कंक्रीट को बनाने में, तो जो हम क्यूब जनरली प्रीफर करते हैं, छोटा क्यूब प्रीफर करते हैं, स्मॉल क्यूब 100 mm साइज की, है ना। तो आप डिफरेंट क्यूब साइजेस पर टेस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो 150 mm का क्यूब पर टेस्ट करता है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है IS 456 की, ये 150 mm के क्यूब पे टेस्ट करता है हमारा कोड। प्लस आपका और एक तरह का स्पेसिमेन हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के ऊपर भी हम कभी-कभी टेस्टिंग करते हैं, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को इंडियन स्टैंडर्ड ने नहीं मतलब एडॉप्ट किया है, इट इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड। ओके, तो चलिए इन सब चीजों को देखते हैं। टेस्ट प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे हम कंक्रीट का स्पेसिमेन बनाएंगे, उस पर कैसे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके क्या निकालेंगे, सिंपल सी बात। तो ये टेस्ट को कैसे कंडक्ट करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले मोल्ड होंगे। हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर चलें, तो हम क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग पर्पज से, और अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड से चलें, ASTM कोड से, तो हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्यूब के बारे में हम जानते हैं अभी सबसे पहले। तो ये मोल्ड है, ढांचा, ठीक है। तो जिस भी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है,
उस कंक्रीट को अच्छे से मिक्स कर लोगे, इस मोल्ड में फिलअप करोगे, लेयर बाय लेयर फिलअप करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे, लेयर बाय लेयर फिलअप करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे, ठीक है, कॉम्पैक्शन करोगे। या फिर आप मतलब कॉम्पैक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन रॉड को यूज करके कॉम्पैक्शन कर सकते हो, रॉड को यूज करके, या फिर आप वाइब्रेटर मतलब टेबल वाइब्रेटर जो होती है ना, उसके ऊपर मोल्ड में कंक्रीट को फिल करने के बाद इन मोल्ड को वाइब्रेटर के ऊपर रख दो और वाइब्रेटर ऑन कर दो, तो वो अपने आप कॉम्पैक्शन हो जाएगा। समझ में आया? अभी ये जो क्यूब हम जनरली यूज करेंगे, जनरली जो बनाएंगे, ये बनाएंगे 150 इंटू 150 इंटू 150 का, ठीक है, जो जनरल क्यूब साइज है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्रीगेट साइज, अगर आप छोटे छोटे एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, स्मॉल एग्रीगेट, ठीक है, मींस ऐसा एग्रीगेट जिसका नॉमिनल साइज अराउंड 10 mm है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीगेट जिसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, किसी भी एग्रीगेट का अधिकतम साइज 20 mm से अधिक ना हो, ठीक है, या फिर नॉमिनल साइज 10 mm। नॉमिनल साइज 10 mm कहने का मतलब मान लो कि आपके पास 50 किलो एग्रीगेट है, 50 किलो एग्रीगेट में लगभग 35 किलो या 40 किलो एग्रीगेट ऐसे हैं जो कि 10 mm साइज से पास कर रहे हैं, मतलब 10 mm से छोटे हैं, तो ऐसे एग्रीगेट को कहेंगे। और 10 mm से छोटे और 10 mm से जो जस्ट छोटा वाला सीव है उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा लेकिन 10 mm को पास कर रहा है, मतलब 10 mm के अराउंड ही है, तो तब हम कहेंगे कि वो एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है 10 mm, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है 10 mm या फिर उस एग्रीगेट में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 20 mm से अधिक नहीं है, तो हम 100 इंटू 100 इंटू 100 का क्यूब यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे क्यूब पर हम टेस्टिंग करेंगे। अभी ये देखो, ये जो क्यूब का साइज अगर वेरी करोगे ना, तो जो आपको स्ट्रेंथ का वैल्यू निकल के आएगा फाइनली, इसमें भी वेरिएशन मिलती है, तो ये भी एक तरह का फैक्टर है व्हिच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज साइज ऑफ क्यूब अपॉन व्हिच वी आर टेस्टिंग, ठीक है। अब वो वेरिएशन क्या है इसके बारे में हम बताएंगे जब हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बस ध्यान रखना कि क्यूब साइज को वेरी करने के कारण भी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में वेरिएशन आती है। ओके, वेल तो आपने अभी कंक्रीट का क्यूब्स बना लिया, तो अभी कंक्रीट का क्यूब्स बनाया, अब क्या करोगे? अब इसको डायरेक्ट क्या मोल्ड खोल दोगे, ढांचा खोल दोगे? नहीं, इसको डायरेक्टली हम ढांचा नहीं खोलते, बल्कि हम इस ढांचे को रख देते हैं लगभग आपका ऑन एंड अराउंड 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड हम इस ढांचे को रख देते हैं एट 90% ह्यूमिडिटी, एट 90% ह्यूमिडिटी फॉर 24 आवर्स, लगभग 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए, या फिर एक दिन कह लो, एक दिन के लिए इस कंडीशन पे आप इस ढांचे को रख दो इसमें जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है। फिर आओ एक दिन बाद, अब इसके ढांचे को खोलो, ये मोल्ड को ओपन करो, यहाँ पे देखिए स्क्रूज वगैरह लगाए, नट बोल्ट लगाए, इस मोल्ड को ओपन करिए। मोल्ड को ओपन करने के बाद इसको आप क्यूरिंग में डाल दो, मतलब पानी का एक ये होता है टैंक होता है, उस टैंक में सारे कंक्रीट क्यूब्स को डाल दीजिए। फिर अब हम जो जनरल टेस्टिंग करते हैं, ये हम टेस्टिंग करते हैं 7 डेज या फिर 28 डेज, जितने भी दिनों का स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, 3 डे स्ट्रेंथ भी आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन जनरली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो बताई जाती है 28 दिनों पे, क्योंकि 28 दिनों पे लगभग जो कंक्रीट में जो आपका सीमेंट ही तो है, सीमेंट का हाइड्रेशन लगभग खत्म हो चुकी होती है, और वो जो कंक्रीट है 28 दिनों तक अगर आपने उसको प्रॉपर्ली क्यूरिंग किया है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो लगभग अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 90 to 95% स्ट्रेंथ उसमें 28 दिनों में आ जाती है, अचीव हो जाती है। इसलिए हम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल फॉर ए ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लिखते हैं M20, ठीक है, या फिर M25, इस तरह से कंक्रीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे M मतलब क्या है? M मतलब मिक्स, M मींस मिक्स। मिक्स कहने का ये मतलब ये चीज बताती है कि जो कंक्रीट है ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट का एक मिक्सचर है, और 20 क्या है? उस मिक्सचर का 28 दिनों पर जब यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर जब उसका कंप्रेशन, उस पे कंप्रेशन लोड अप्लाई करके जब उसका टेस्टिंग किया गया, तो उसका कितना स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट 20, 25 ये सब। और ये सारे क्या है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से हम इसे जानते हैं। समझ में आया? ओके, तो हम ये क्यूब ले लेंगे और 28 दिनों के बाद हम इसको पानी से निकालेंगे, मतलब जिसमें आपने क्यूरिंग के लिए डाला था,
फिर इस पर हम कंप्रेशन लोड लगाएंगे। एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो इस मशीन को यूज करके इस पर लोड लगाई जाती है। तो जैसे जैसे लोड लगाते चलोगे, एक समय आएगा जब ये जो स्पेसिमेन है इसमें क्रैक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्रैक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा तब हम मशीन को बंद कर देंगे, मतलब लोड अप्लाई करना बंद कर देंगे। और करस्पॉन्डिंग टू दैट कंडीशन, करस्पॉन्डिंग टू दैट कंडीशन, जब उसमें पहला क्रैक डेवलप हुआ, ठीक है, जब उसमें पहला क्रैक डेवलप हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग लोड कितना था, उस लोड को हम रीड कर लेंगे। नाउ अभी हमको क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस कैसे निकालोगे, लोड स्ट्रेस मतलब ये उस लोड की करस्पॉन्डिंग इस मटेरियल में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, मतलब कहने का मतलब है एक तरह से आप क्या निकाल रहे हो, इस कंक्रीट का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, मतलब इस कंक्रीट का लोड झेलने का क्षमता निकाल रहे हो। क्लियर है बात, ठीक है। तो लोड अपॉन सरफेस एरिया, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया पे लोड लग रहा था वो सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मान लो जो क्यू है आप यूज कर रहे हो, मतलब 150 into 150 का क्यूब, तो सरफेस एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर मिलेगा 150 into 150 का। अगर सिलेंडर के ऊपर कर रहे हो तो सरफेस एरिया क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर मिलेगा 150 into 150 का, ओके। तो लोड अपॉन सरफेस एरिया ये डिफाइन कर देंगे और इसको क्या कह देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके। लोड एट फेलियर, ज्यादा सटीक अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लोड एट फेलियर अपॉन सरफेस एरिया, तो ये निकल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हमें कम से कम तीन स्पेसिमेन का टेस्ट करना है। तीन स्पेसिमेन कहने का मतलब है 3 क्यूब, और फाइनली इन 3 क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एवरेज निकालेंगे। और ये जो 3 क्यूब होगा ये सेम कंक्रीट का होगा, जिस कंक्रीट के लिए आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो उसी सेम कंक्रीट का ये 3 क्यूब बनेगा, ठीक है। अब इसका 28 दिनों के बाद आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे, फिर उनका एवरेज वैल्यू जो निकालोगे वो फाइनल वैल्यू होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है। नाउ ये जो यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है इसको यूटीएम भी कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या फिर यूनिएक्सियल टेस्टिंग मशीन, इस तरह से आप कह सकते हो, ओके। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसका प्रॉपर नेम है जो कि जनरली कहा जाता है इसे। तो ये मशीन ऐसा होना चाहिए कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए कि जो लोड आप इस पे लगाओगे ना, रेट ऑफ लोडिंग इसका जो क्षमता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये कम से कम 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के दर से ये लोड लगा पाए, ठीक है। ये कम से कम इसका क्षमता होना चाहिए इस मशीन का, समझ में आया। तो अब जरा इस बात को समझिए कि आपने क्या किया, आपने तीन स्पेसिमेन के ऊपर टेस्ट किया, ओके, 3 क्यूब का टेस्ट किया। लेट्स सपोज कि आपका स्ट्रेंथ निकल के आ गया 25, 28, 32 इस तरह से। अब इसका एवरेज वैल्यू आप लोग लोगे तो कितना निकल के आएगा, 25 + 28 + 32 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया 28.33 अराउंड। नाउ ये जो एवरेज वैल्यू का आप एक काम करो +15% ले लो, ओके। इस एवरेज वैल्यू का अच्छा एक काम करो, इधर लिख रहे हैं तो -15% कर लो, ठीक है। और इस एवरेज वैल्यू का +15% कर लो, तो जो वैल्यूज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आएगा 24.08, फिर जस्ट मिनट 24.08 और 32.57, ठीक है। ±15% करेंगे तो ये। तो अब ये जो आपने ±15% किया, अब ये हमने क्यों किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 3 स्पेसिमेन का आपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आपने निकाला, 25 एक का है, एक का 28 है, एक का 32 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है वो 24.08 से कम नहीं होना चाहिए, 24.08 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है वो 24.08 से कम है क्या, नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या ये तीनों स्पेसिमेन ओके है, हम इसे ओके कह देंगे, ठीक है, मतलब रिजल्ट इज सेटिस्फैक्टरी। ना उसी तरह से +15% मतलब किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है
तो 32.57 से अधिक नहीं होना चाहिए, 32.57 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जो स्पेसिमेन आपने निकाला है, क्या इसमें किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है वो 32.57 से अधिक है क्या? नहीं है, मैक्सिमम 32 है, लेकिन वो 32.57 से कम है, ठीक है, तो वो ओके कह देंगे। मतलब ये जो इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ है, इसका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है, इसका जो वेरिएशन वो एवरेज का ±15% के अंदर होना चाहिए। इसको कोई क्रॉस करता है तो ये टेस्ट को फिर से आपको कंडक्ट करनी होगी, फिर से नए 3 स्पेसिमेन बनाओ, फिर से इस कंप्लीट टेस्ट को कंडक्ट करिए। ये कहने का मतलब है, मतलब वो टेस्ट कहीं ना कहीं आपका गलत हो गया। फीलिंग आ रहा है कि कब हम टेस्ट को गलत कहेंगे, ठीक है? इस रिजल्ट को चेक करने के बाद अगर ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका गलत आ रहा है तो आपको फिर नए सिरे से चेक करना होगा। इसलिए आप क्या करो कि हम एक सैंपल, ये जो 3 स्पेसिमेन है ना, ये 3 स्पेसिमेन कहने का मतलब है ये एक सैंपल है, ठीक है? तो इसलिए होता क्या है कि जनरली जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो तो हम 2-3 सैंपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये सारे जो कंडीशन आने की संभावनाएं हैं लास्ट में, ओके, मान लो आज कंक्रीट को टेस्ट करना है, आज का जो कंक्रीट है उसका टेस्टिंग करनी है, और अब टेस्टिंग ये करोगे 28 डेज के बाद, ठीक है, 28 डेज के बाद। तो 28 डेज के बाद जब टेस्टिंग करोगे तो आज ही ना हमें सैंपल्स बनाने होंगे, ठीक है? तो एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन, तो हम 2-3 सैंपल आज ही बना के उसका क्यूरिंग कर देंगे, ताकि हम जब 28 डेज के बाद टेस्ट कर रहे हो तो हमारे पास कम से कम 10-12 क्यूब हो, ठीक है? अगर इस तरह का कुछ आ रहा है, गलत वलत एरर आ रहा है, तो हम अलग सेट ऑफ क्यूब पर टेस्ट करके कम से कम रिजल्ट निकाल पाए। फीलिंग आ रही है? इसलिए हम एक से अधिक सैंपल का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से हम क्यूब पर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो क्यूब के अतिरिक्त आपके पास और एक तरह का स्पेसिमेन है जो ASTM स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज करता है, और वो क्या है? ये है सिलेंडर। इसको क्या कहेंगे? सिलेंडर। ये जो सिलेंडर होते हैं इसके साइज क्या होता है? इसका जो डायामीटर होता है ना सिलेंडर का, ये होता है लगभग 150 mm, 150 mm, और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, ये होती है 300 mm। तो इसके ऊपर भी आप सेम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करके आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर भी सेम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मतलब यूज करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। जनरली ये देखा गया है कि जो क्यूब स्ट्रेंथ, एक रिलेशन हमारे पास है कि क्यूब स्ट्रेंथ जो है, इट इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स सिलेंडर स्ट्रेंथ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब को यूज करके अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो, और सिलेंडर को यूज करके अगर टेस्टिंग करते हैं, सेम कंक्रीट का अगर हम क्यूब बनाए, सेम कंक्रीट का अगर आप सिलेंडर बनाए हो और टेस्टिंग कर रहे हो सेम 28 दिनों के बाद, तो जो क्यूब की टेस्टिंग से जो आंसर निकलेगा वो सिलेंडर की टेस्टिंग के से आंसर जो निकला है उससे बड़ा होगा। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि क्यूब का जो साइज है एक तरह से वो कॉम्पैक्ट है, छोटा है थोड़ा, तो जब कंक्रीट के ऊपर क्यूब के ऊपर लोडिंग लगा रहे हैं ना, तो वो ज्यादा कन्फाइनमेंट हो जाती है उसकी। क्या हो जाती है? ज्यादा कन्फाइनमेंट हो जाती है। मतलब एक कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर कन्फाइनमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे केसेस में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो वही सेम लॉजिक है, कन्फाइनमेंट ज्यादा हो जाने के कारण ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट शेप, ओके, तो क्यूब का लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सो क्या तुम कह सकते हो कि सिलेंडर के ऊपर हमें टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है? कोई बात नहीं, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्यूब स्ट्रेंथ को ही फॉलो करता है, ठीक है? वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो आपका सिलेंडर स्ट्रेंथ को फॉलो करता है, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको लिखवा दूं पहले, फिर हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर हम देखेंगे आपका बस फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात आपको ख्याल रखनी है, एक पॉइंट मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अराउंड 10 and 15%, okay, of the uniaxial compressive strength, and shear strength of concrete is approximately 20% of the uniaxial compressive strength। इस पॉइंट को ध्यान रखनी है।
प्लस ये जो मैंने बताया ये रिलेशन, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब सिलेंडर स्ट्रेंथ, कभी कभी ये भी पूछा जाता है पॉइंट में, सिलेंडर स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ। ओके, ये चीज पूछा जाता है, ऐसे उल्टा पूछ लेगा, या फिर ऐसे डायरेक्टली ये रिलेशन पूछा जाएगा कि क्यूब स्ट्रेंथ जो है इट इज ग्रेटर देन सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। ओके, क्यूब स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन सिलेंडर स्ट्रेंथ, ये पॉइंट भी डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी। समझ में आया बात? तो इन सब चीजों को जो भी है हम आपको लिखवा देंगे और पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते हैं, और जो भी रीजन है इनको भी आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले इसका प्रोसीड्यूर लिखेंगे, किस तरह से किया जाता है, और जो भी बेसिक चीजें जो भी आपको पता होनी चाहिए, जो भी मैंने इस पे अभी डिक्टेट किया है, इनके बारे में लिखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। तो लिखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट, इट इज परफॉर्म्ड आइदर ऑन ए क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, either on a cubical or cylindrical specimen, but in general cubical specimen is preferred, but in general cubical specimen is preferred। ये क्वेश्चन आपको आईएएस एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आईएएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन किस शेप का स्पेसिमेन को रिकमेंड करता है कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए, सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल? तो क्यूबिकल। ओके, नेक्स्ट second point, cube size of 150 mm or 100 mm is used for this test, cube size of 150 mm or 100 mm is used for this test। Next, if maximum nominal size of aggregate is less than 10 mm then 100 mm cube size is preferred। नॉमिनल साइज का मतलब समझ रहे हो ना, नॉमिनल साइज मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट नहीं है, नॉमिनल साइज इज डिफरेंट। वो जो 50 किलो वाला कंसेप्ट समझाया था, 50 किलो एग्रीगेट है तो उसमें डिफरेंट एग्रीगेट होंगे, बहुत सारे एग्रीगेट होंगे, वेरियस नंबर ऑफ एग्रीगेट होंगे। उन नंबर ऑफ एग्रीगेट में से मान लो 35 या 40 किलो या 45 किलो एग्रीगेट भी अगर आपका 10 mm सीप को पास कर रहा है, लेकिन उससे 10 mm से जस्ट छोटे सीप को 9 mm मान लो या 8 mm उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन 10 mm को पास कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 10 mm है। लेकिन चूंकि उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स में से जो सबसे मैक्सिमम पार्टिकल साइज है वो हो सकता है 20 mm तक का हो, 18 mm तक का हो, लेकिन उनकी परसेंटेज कम है, उनकी क्वांटिटीज कम है, ठीक है। ओके, तो 10 mm का सॉरी जो 100 mm का क्यूब साइज है, तो इस क्यूब साइज को आप प्रेफर कर सकते हो व्हेन नॉमिनल साइज इज लेस देन 10 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज, या फिर when the maximum size of any aggregate used in preparation of concrete is less than 20 mm, is not exceeding 20 mm। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में अगर मान लो कहीं उड़ते उड़ते क्वेश्चन पूछ लिया तो पता नहीं, ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, the cube of cement concrete is prepared, comma, is immersed within water for desired duration मतलब 7 days, 3 days, 28 days, कितना days? Generally 28 days। Then after it is taken out and tested for compressive strength of cube under universal testing machine UTM। लिखिए, minimum 3 specimen is used in one sample and average of 3 specimen is considered as the compressive strength of concrete। Okay, minimum 3 specimen is used in one sample and average of 3 specimen is considered, minimum 3 specimen is used in one sample and average of 3 sample is considered as compressive strength of cube। ये इंपॉर्टेंट है, कितने सैंपल का एवरेज? एवरेज ऑफ 3 सैंपल। ओके, और एक सैंपल में कितना क्यूब होगा? 3 क्यूब, ठीक है, एक सैंपल में कितना स्पेसिमेन? 3, नोट ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल क्यूब स्ट्रेंथ मस्ट लाई विदिन प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज वैल्यू, प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर ए सैंपल, ऐसे लिख लो, फॉर ए सैंपल। ओके,
else result is discarded, else result is discarded. नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू कैसे निकालेंगे फिर, लोड एट फेल्यूर डिवाइडेड बाय फेस एरिया या फिर और सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या लिखोगे, एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, लेट्स सपोज कि 3 स्पेसिमेन है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था उसी को लिख लीजिए। लेट्स सपोज कि आपने स्ट्रेंथ निकाला 25, आपने स्ट्रेंथ निकाला 28, आपने स्ट्रेंथ निकाला 32। इसकी एवरेज वैल्यू जो निकली वो आपने निकाला 25 प्लस 28 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 28.33। अभी आपने क्या किया, इसका प्लस माइनस 15% का रिजल्ट देखो, इसका आपने प्लस 15% का वैल्यू निकाला, तो माइनस 15% वैल्यू विल बी 24.08 और ये 32.57। तो अब यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो बगल में, नोट कि all the 3 specimen are in range, इसलिए एक टैग लगा दीजिए ओके का। आगे लिखिए, नोट बना के लिखिए, दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म यूजिंग सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ डायमेंशन एज फॉलो। डायग्राम बनाइए, 150 × 300 mm की स्पेसिमेन यूज किया जाता है। ये जो स्पेसिमेन है इसको जनरली हम यूज करते हैं इन अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मैनुअल, ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मैनुअल। उसमें प्रोवाइडेड है कि आप 150 × 300 mm का सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को यूज करके उधर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखिए, स्ट्रेंथ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑब्जर्व्ड बाय क्यूबिकल स्पेसिमेन। ये रिजल्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्यूब स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 टाइम्स या फिर 1.2 टाइम्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए हमने 1.25 लिख दिया सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। तो इसको 1.2 कर लो आप, 1.2 कर लो, ठीक है, 1.2 टाइम्स सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ है ये क्यूबिकल स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ से कम आती है, लोअर आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका रीजन पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो रीजन, पहला रीजन ये है, लिखिए रीजन, ड्यू टू मोर कन्फाइनमेंट ऑफ क्यूबिकल शेप कंक्रीट स्पेसिमेन स्ट्रेंथ रिपोर्टेड इज मोर। क्यूबिकल शेप का जो कंक्रीट स्पेसिमेन है इसका कन्फाइनमेंट ज्यादा हो जाता है, कॉम्पैक्ट है, इसका कन्फाइनमेंट ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। यही एक बेसिक रीजन है। नाउ तो आप पूछ सकते हो कि सर सिलेंड्रिकल शेप स्पेसिमेन भी और क्यूबिकल शेप स्पेसिमेन है, सिलेंड्रिकल का स्पेसिमेन का कम आता है, क्यूबिकल का ज्यादा आता है, तो कौन से वैल्यू को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइज होती है, इट इज मोर एक्यूरेट देन क्यूबिकल स्ट्रेंथ। वेल लेकिन फिर भी हम इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है ये कॉपी यहाँ पे किसी का कॉपी नहीं किया है, यहाँ पे ये क्यूब का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले से ही डाल दिया था कि हम क्यूब का टेस्ट करेंगे, तो अभी बाद में फिर सिलेंडर लिखते तो कॉपी हो जाता एकदम एग्जैक्टली, तो जो चल रहा है वही चल रहा है बस, ओके। अभी कुछ उसमें रिकमेंडेशंस आए हैं IS 4.6 2000 में, न्यू 2019 में उसका कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है, उसके बारे में भी बता दूंगा लास्ट में, ओके। उसका एक PDF भी है, उसको भी सेंड कर दूंगा कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। इस बार उधर से क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ESC वगैरह में, उस पर भी मैं थोड़ा जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन उस रिकमेंडेशन में इस चीज पर किसी भी तरह का फिर रिकमेंडेशंस नहीं आया है, ठीक है। टेस्टिंग के ऊपर किसी तरह का नहीं आया, जो है यही है। वो बेसिकली जो रिकमेंडेशंस आए वो वॉल से रिलेटेड, ठीक है, मैसनरी वॉल से रिलेटेड रिकमेंडेशंस आए, देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, cylindrical strength is more precise than cubical strength.
cylindrical strength is more precise than cubical strength because distribution of load during test will be more uniform in cylinder throughout its length. ओके, मोर यूनिफॉर्म इन सिलेंडर थ्रूआउट इट्स लेंथ। कहने का मतलब है इसमें स्ट्रेंथ कम आती है इसलिए क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है, और इसमें स्ट्रेंथ कम आने के कारण ये ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट भी है। ओके, सो वेल विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। ठीक है, और कैसे निकालेंगे अब मैं पढ़ाऊंगा आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे कंक्रीट की। आपको पता है वैसे भी कंक्रीट टेंशन में वीक होती है, तो उसका टेंशन में वीक होती है प्लस टेंसाइल लोड, कोई भी कंक्रीट का स्पेसिमेन है ना, इस पर अगर टेंसाइल लोड हम अप्लाई करें तो इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कहने का मतलब है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया इधर लोगे, ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये लोड आपने लगाया पी, तो अगर इसका स्ट्रेस वेरिएशन मैं ड्रॉ करूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस अप्लाई होगा अगर, तो जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा उस टेस्टिंग का। लेकिन इस तरह का बिहेवियर होता नहीं है। जनरली जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह का कुछ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है, इस तरह का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं, एक तरह का मैं टेस्ट आपको बताऊंगा, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, जिसमें हम एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को ही यूज करते हैं, लेकिन उस पर हम यहाँ पे कंप्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, इस पर हम वर्टिकली इस तरह से लोड लगा रहे हैं, लेकिन स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट लेटा देते हैं इस तरह से, और इस पर टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं और सिलेंडर को तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो जिस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग वो टूट जाएगा उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ रिपोर्ट कर देते हैं, उसी को हम कह देते हैं कि इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस टेस्टिंग में भी आपका जो टेंसाइल लोडिंग आप लगा रहे हो, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो भी कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन इस टेस्टिंग का एजम्पशन है कि जो टेंसाइल लोडिंग हम लगा रहे हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म एज्यूम करके ये टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस का वेरिएशन है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यही एक बेसिक कारण है कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम इनडायरेक्ट अप्रोचेस निकालते हैं। तो सारे इनडायरेक्ट मेथड ही है, स्प्लिट सिलेंडर मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है, कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं, ज्यादा एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी आपका ज्यादा नहीं होता है इन मेथड्स का, है ना, क्योंकि कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कंप्रेशन टेस्ट है वो सिलेंडर को यूज करके करेंगे, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बनी रहती है थ्रू आउट द लेंथ, इसलिए इसका जो डेटा निकल के आता है इसको मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हम मानते हैं एज कंपेयर टू क्यूबिकल स्ट्रेंथ। समझ गया, तो यही बात है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी तरह का टेस्टिंग में किसी भी लोड को अप्लाई किए उस स्पेसिमेन के ऊपर, तो उस लोड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगी वो लगभग एक्यूरेट ही होगी। लेकिन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो एरर कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे एजम्पशन दिया जाता है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, एक बीम बनाते हैं। ठीक है, एक बीम बना दिया कंक्रीट का और इस पर हम लोडिंग लगा दिया, इस लोडिंग पी को हम बढ़ाते चलेंगे, इसको कहा जाता है 2 पॉइंट लोडिंग। 2 पॉइंट पे आपने लोड लगाया, 1 2, ठीक है। या फिर अगर रिएक्शन को काउंट करोगे, यहाँ पे सिंपल सपोर्टेड होती है, रिएक्शन को काउंट करोगे तो हम कहेंगे 4 पॉइंट लोडिंग। ठीक है, 2 पॉइंट लोडिंग या फिर 4 पॉइंट लोडिंग, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। तो आप जब इस पे लोडिंग लगाओगे बीम डिफ्लेक्ट करेगी, बेंड करेगी, एक समय आएगा जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी, वहां पे बॉटम लेयर में खास करके टेंशन, चूंकि वहां पे टेंशन डेवलप होगी, जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग उसको आप अगर रिजॉल्व करोगे उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, कंप्रेसिव फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस, है ना। बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्सेस ही डेवलप होते हैं कंप्रेशन और टेंशन में, तो जो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा उसके कारण स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जिसके कारण आपके बॉटम में क्रैक हो सकता है। तो ये जो क्रैक किस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग होगा उस लोड को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, है ना, फ्लेक्सर फार्मूला को यूज करके, M/I = F/Y = ठीक है, वो फ्लेक्सर फार्मूला जो है, तो इसको यूज करके हम स्ट्रेस निकाल लेंगे सिग्मा। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रेस होगा उसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का
टेंसाइल स्ट्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है, या फिर टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को। तो ये एक दो इनडायरेक्ट मेथड है जिनके बारे में हमको देखना है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का ही यूज करते हैं, और जो पॉपुलर टेस्ट है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसको अधिकतम यूज किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ये भी कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टेस्ट ही है। ओके, लेकिन फिर भी हम इस मेथड को ज्यादा सुटेबली यूज करते हैं। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 5816/1970 इस मेथड को अलाउ करता है यूज करने के लिए, कि हम इस मेथड को यूज करके टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल पाएंगे। तो इस मेथड को यूज करके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब चलिए जरा हम आपको बता दें कि ये मेथड को हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है उसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हो गया, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लकड़ी का प्लेट रखेंगे, वुडन प्लैंक। ओके, वुडन प्लैंक का यूज करेंगे ताकि जो लोड आप लगाओगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो इधर से लोड लगा दिया P, इधर भी लोड लगा दिया P। ठीक है, वुडन प्लैंक के ऊपर हमने लोड लगा दिया। ये इसलिए इस तरह से लोड लगाए ताकि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिफॉर्म हो पाए। ठीक है, अब डायरेक्टली मान लो पॉइंट लोड लगाते तो हो सकता था यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन आपने सेम लोड P इस लकड़ी के थ्रू लगाया, इस प्लेट के थ्रू से, तो लोड इसमें पहले बढ़ गया, फिर ये पूरे इस तरह से अप्लाइड है। फीलिंग आ रही है आपको? तो ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर आपका वुडन प्लैंक होगा, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। ओके, ताकि एक यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिले, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वुडन प्लैंक के मदद से हम लोड अप्लाई करेंगे। तो एक समय आएगा जब ये इस तरह से क्रैक हो जाएगा, इस तरह से बीच से आपका टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन सोचो जरा, इस तरह से लोड लगाने के कारण जो टॉप एरिया है, जनरली होता है कि जो सिलेंडर का टॉप एरिया है ना, ये सारे जिसपे हम शेडिंग कर रहे हैं, इसके करीब करीब कंप्रेसिव लोडिंग रहती है, फिर इसके नीचे लगभग आपका टेंसाइल लोडिंग शुरू होता है। तो ये देखा गया है, ये मान लो इसका डायमीटर है D। ठीक है, तो ये देखा गया है कि 5/6D में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं और D/6 में आपका कंप्रेसिव होते हैं। इधर कंप्रेसिव होते हैं, इधर टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये जनरली देखा गया है। ओके, टॉप में, खास करके टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है। आप बेसिकली लोड ऊपर से ही लगा रहे हो, लोड ऊपर से लगा रहे हो, नीचे से लोड नहीं लगा रहे, लेकिन ये प्लेट जिसके ऊपर रखा गया है वो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा ना, ये हम वो रिएक्शन शो कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जनरली जहां पे लोड लगाते हैं उसके करीब करीब मतलब टॉप एरियाज में कंप्रेसिव भी होता है, लेकिन उसके बाद टेंसाइल लोडिंग आती है। तो एक समय आएगा कि वो इस तरह से क्रैक हो जाएगा बीचों बीच, ये सिलेंडर स्प्लिट हो जाएगी, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ये सिलेंडर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये हम कैसे निकाल पाएंगे? तो स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू, हम निकालेंगे 2 टाइम्स P, ये एक P और ये एक P। ये कितने लेंथ पे लग रहा है? देखो, सबसे पहले पाई इंटू डी, ये क्या हो गया? सरकमफेरेंस, ये गोलाई हो गया पाई इंटू डी, इंटू पूरा लेंथ, ये मान लो आपका लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है L, तो इंटू पूरा लेंथ। तो दिस इज योर इक्वल टू स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। समझ में आ गया प्रोसीड्यूर आपको? ओके, तो इसके बारे में लिख लीजिए प्रोसीड्यूर क्या है, बाकी सेम है। वो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाओगे, फिर उस पर टेस्टिंग करेंगे हम, मतलब इस तरह से लोडिंग अप्लाई करेंगे। वेल, चलिए अब इसका प्रोसीड्यूर लिख लेते हैं, जो इसके बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स आपको जानना है उसको लिख लीजिए थोड़ा सा। तो लिखिए स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट के बारे में। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। This test is used to determine
the tensile strength of concrete. Second, result of this test is more accurate than other available test for tensile strength of concrete. Result of this test is more accurate than other available test for tensile strength of concrete. Next, in this test, cylindrical specimen is placed horizontally and compression load is applied with the help of wooden planks. ध्यान रखिए, in this test cylindrical specimen is placed horizontally and compression load is applied with the help of wooden plank, which lead to development of compressive stress for top portion of the cylinder, that is d/6. मैंने आपको समझाया था d/6 और 5d/6 में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस रहेगा. ठीक है. स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 2p अपॉन पाई dl. 2p अपॉन पाई dl. ये जो वुडन प्लंक्स हम इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट में, ये वुडन प्लंक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू अलाउ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसलिए वुडन प्लंक्स का यूज किया जाता है. आगे लिखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस टेस्ट इज अप्रॉक्स 8 to 12% मोर देन एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. समझ में आया? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का एक्चुअली होना चाहिए उसके कंपैरिजन में अगर इस टेस्ट के माध्यम से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो ये वैल्यू कम से कम 8 से 12% अधिक आती है. लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू आती है इसको सटीक मान के ही हम चलते हैं, क्योंकि इससे बेटर और कोई टेस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट इज दैट, इस टेस्ट का एडवांटेज क्या है? जो आप सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज कर रहे हो उस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को यूज करके आप कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं ना. ऑन द यू कैन कंडक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन द सेम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन. समझ गया? यही एक एडवांटेज है और कुछ नहीं. तो जैसे कि इस टेस्ट को मतलब इस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को यूज करके आप जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो तो ये कितना निकलता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, 2p अपॉन पाई dl. ठीक है, ये हो गया टेंसाइल. अलग से एक नोट बना के लिख लीजिए, अगर सेम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को यूज करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालें, ओके, तो आपका कितना निकल गया था वैल्यू? 6p अपॉन पाई dl. ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया. हो सकता है कभी किसी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा इस बात को. Advantage of this test is the cylindrical test specimen used can be used for finding compressive strength as well as. ये डायग्राम बनाइए, मेक द डायग्राम. और ये जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, ये और जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि और किसी भी तरह का टेस्ट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसके कंपैरिजन में इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है. उन सब सारे टेस्ट के कंपैरिजन में इस टेस्ट का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है. ठीक है, नोट बना के लिखिए, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ by 8 to 12%. by 8 to 12%. Note, another approach for finding tensile strength is by applying 2-point load at 1/3 each from respective end. Then by using flexural formula, tensile stress developed in the cross section can be estimated by using this formula. समझ रहे हैं आप? मतलब एक बीम होगी, यहाँ पे एक लोड लगा P, इधर एक P लगा, P लोड लगा, फिर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बनाओगे, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये फार्मूला लगाओगे और आप ये सिग्मा यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे. y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और टेंशन यहाँ पे कहाँ डेवलप होगा? बॉटम फाइबर्स में. तो किस लोड के करस्पॉन्डिंग आपका कितना डेवलप हो रहा है, मतलब जब क्रैक डेवलप हो रहा है, ठीक है, किस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट बनाइए, उसके करस्पॉन्डिंग टेंसाइल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट करिए, फिर जो टेंसाइल स्ट्रेस निकल के आएगी दैट विल बी द
टेंसाइल स्ट्रेस। या फिर डायरेक्टली हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं, Ft = 0.7 रूट अंडर FCK। इस फार्मूला को भी यूज करके आप डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेस बता सकते हो। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप बता सकते हैं। तो डिपेंड करेगा प्रश्न के ऊपर कि प्रश्न आपको किस सेक्शन से पूछा है। प्रश्न आपको ये पूछा है तो आप इसका जवाब दोगे, प्रश्न आपको फ्लेक्सर फार्मूला से पूछा है तो आप फ्लेक्सर फार्मूला का जवाब दोगे। अगर प्रश्न फ्लेक्सर फार्मूला से पूछा है तो आप सिग्मा की जगह आप क्रिटिकल लिमिट, अगर टेंसाइल स्ट्रेस पता नहीं आपको डिजाइन करने के लिए दिया है कोई चीज, तो और ऐसे सेक्शन जिसमें टेंशन भी आ रही है, खास करके हम जैसे प्री स्ट्रेसिंग वगैरह डिजाइन करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं, तो वहां पे क्या हम जो टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं कंक्रीट का वो इतना ही लेते हैं, इंपेरिकल 0.7 रूट अंडर FCK। इसका काफी प्री स्ट्रेस में काफी यूज होता है। ठीक है, तो अगर डिजाइन वगैरह करना हो सेक्शन का और उसमें सेक्शन में टेंशन भी आ रही है तो हम जो लिमिट लगा देंगे कि इससे ज्यादा आपका स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए कंक्रीट के सेक्शन में, और करस्पॉन्डिंगली हम सेक्शन को डिजाइन कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फ्लेक्सर फार्मूला। तो इससे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग फ्लेक्सर फार्मूला। समझ में आ रहा है? फिर उसके करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे RCC कांसेप्ट को यूज करके। इस तरह से डिजाइन की जाती है, प्री स्ट्रेस में इस तरह से डिजाइन की जाती है। ओके वेल, तो ये थी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिटेल। आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ है नहीं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और मान लो कन्वेंशनल क्वेश्चन आ गया तो जितना मैंने आपको लिखवा दिया बस उतना लिख के आ जाना, नंबर फुल टू फुल मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। हेडिंग बनाइए फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो हम जितना बताएंगे इतना सफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा आपको कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और अगर शॉर्ट नोट्स आ गया तो इतना ही लिख के आना, फुल मार्क आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वाटर कंटेंट या फिर वाटर सीमेंट रेशियो। तो अब्राहम लॉ कहता है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे प्रोवाइडेड द कंक्रीट इज वर्केबल देन योर स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। ये बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट। पानी ज्यादा अगर आपने डाल दिया तो वो इवोपरेट कर जाएगा, जब तो कंक्रीट में वो स्पेस खाली हो जाएगा जिसमें पानी था पहले, तो उसके कारण पोर्स हो जाएंगे, तो पोर्स हो जाएंगे, डेंसिटी लो तो स्ट्रेंथ वीक। ठीक है, तो लिखिए water cement ratio increases then strength reduces, high water content leads to porous concrete at hardened state। ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो काफी कम दे दिया, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम दे दिया, तो सीमेंट में हाइड्रेशन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कम आपने अगर वाटर सीमेंट वाटर दे दिया तो हाइड्रेशन होगा नहीं, तो हाइड्रेशन होगा नहीं तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड प्रोडक्ट के कारण ही, मतलब CSH जेल जो बनता है और प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन जो निकल के आती है उसी के कारण तो बेसिकली स्ट्रेंथ आ रही है ना। तो एक ऑप्टिमल रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जो होना चाहिए, if water content is provided less than that then there will be incomplete hydration which will lead to reduction in strength। ठीक है, देखिए further it should not be less than minimum required, comma if it is less than that then hydration of cement will not complete and strength of concrete reduces। लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट, साइज ऑफ स्पेसिमेन। ये देखा गया है कि आप जैसे जैसे स्पेसिमेन का साइज कम करोगे तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ती है। एक्चुअली फ्रिक्शन का एक इफेक्ट आता है ना, उस और फ्रिक्शन के इफेक्ट के कारण एक लैटरल कन्फाइनमेंट मिलती है, एक लैटरल कन्फाइनमेंट मिलती है जिस कारण से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे आपका साइज ऑफ स्पेसिमेन जो है कम होता चलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने देखा है कि क्यूब स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ बाय अबाउट 20%, है ना। 1.2 हमने एक फैक्टर लिखवाया था, या फिर 80% या फिर 0.8, है ना, ये सब चीजें लिखवाई थी। तो लिखिए साइज ऑफ स्पेसिमेन रिड्यूसेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, साइज ऑफ स्पेसिमेन रिड्यूसेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नोट, cube of 150 mm size have approx 20% more strength than cylindrical specimen of
150 mm डाया एंड 300 mm लेंथ। ये प्रूफ के साथ आप इसको लिख सकते हैं इस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट, सीमेंट कंटेंट ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि जिस कंक्रीट में सीमेंट ज्यादा उस तरह के कंक्रीट को रिच मिक्स कहेंगे। रिच मिक्स, जिसमें सीमेंट कंटेंट कम होगा तो उस तरह के कंक्रीट को कहेंगे लीन मिक्स। लीन मतलब सीमेंट कम है, एग्रीगेट अधिक अधिक है, ज्यादा ज्यादा, तो उसको कहेंगे लीन मिक्स या फिर कमजोर मिक्स। ठीक है, तो जो रिच मिक्स होता है उसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होता है। स्ट्रेस सिचुएशन, अब जनरली देखे होंगे कि हम यहाँ पे यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो कंक्रीट है आपके स्ट्रक्चर में उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम अप्लाइड है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। कहने का मान लो ये क्यूब है, ठीक है, और प्लस जो रियल कंक्रीट है वो हमेशा क्यूबिकल फॉर्म में, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। ओके, तो मान लो लेट्स सपोज इट इज रियल कंक्रीट, इधर से स्ट्रेस लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं रियल कंक्रीट ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में है, मतलब उसके तीनों एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस अप्लाइड होती है। समझ आ रहा है? तो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में आप देखिए क्या यहाँ पे लैटरल डायरेक्शन में कंफाइनमेंट मिल रही है, लैटरल डायरेक्शन से भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो लैटरल कंफाइनमेंट मिलने के कारण क्या एक कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज हो रही है। तो कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज होने के कारण सोचो तुम जब दबाओगे किसी चीज को तो वो लैटरल डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा, तभी तो ब्रस्ट या फिर फेलियर होने का उसमें चांसेस है। तब जब वो लैटरल डायरेक्शन में एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लैटरल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, तो क्या और ज्यादा वो लोड ले पाएगा, मतलब कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, है ना। इस पॉइंट को लिख लीजिए फिर, will be more due to confinement of concrete। ये ऐसे डायग्राम दिखा दो, lateral forces, या फिर इसको लिख लीजिए ट्राइएक्सियल फोर्स सिस्टम। तो ये एक पॉइंट होगी। नेक्स्ट एयर वॉइड, सेम, एयर वॉइड ज्यादा, पोरोसिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ रेड्यूसेस। ओके, तो ये एयर वॉइड क्यों हो सकता है, अगर ज्यादा पानी दिया उस कारण से वो पानी इवोपरेट हो गया तो एयर वॉइड हो सकता है, या फिर एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर वगैरह अगर आप यूज करते हो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस होता है। रेट ऑफ लोडिंग, ये देखा गया अगर रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा है, ओके, तो इस कारण से क्या होता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। एक्चुअली क्या कंक्रीट क्या एक पोरस, मतलब कंक्रीट को हम क्या मानते जाते हैं, कंक्रीट में काफी पोर्स है ना, एक डेंस ड्यूरेबल मास तो है लेकिन उसमें पोर्स भी तो कुछ कुछ होंगे, तो लोडिंग रेट ज्यादा होगा तो क्या करेगा, लोडिंग होने के कारण वो पोर्स जो है ना वो फिल कर देगा पहले, तो पोर्स या फिर क्रैक्स वगैरह जैसे भरना शुरू होगा, फिल होगा, तो एक कॉम्पैक्ट और डेंस और अधिक डेंस फॉर्म में जाना शुरू होगा। फिर कह सकते हो आपकी लोडिंग रेट जैसे इंक्रीज होगा तो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, है ना। पहले वो क्रैक्स भरेंगे, फिर अब क्या है, अब वो फेल कब होगा, क्रशिंग में। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो क्रशिंग में फेल होगा। क्रशिंग कहने का मतलब है जो मटेरियल का, जो मटेरियल उसमें एग्रीगेट सीमेंट या फिर सैंड, इनका जो अगर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देखोगे इनके स्ट्रेंथ को एक्सीड कर रहा है जो आपने लोड लगाया, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल फेल हो जाएगा, तो ऑन एन ओवरऑल ये पूरा का पूरा कंक्रीट का सिस्टम फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब तक क्रैक्स है या फिर वॉइड्स है उसको जब तक फिल करोगे तब तक तो वो लोड ले सकता है ना, ठीक है। तो रेट ऑफ लोडिंग के कारण आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एज, एज ये सिंपल सी चीज है, मतलब कि अभी कंक्रीट बना, अभी कुछ स्ट्रेंथ है क्या उसका, नहीं, वो पहले सेट होगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है ना, तो विथ एज कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, इनिशियली कुछ ज्यादा बढ़ता है जैसे कि C3 है, फिर धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ये कम हो जाता है, ठीक है। जनरली 28 दिनों के अंदर ही इन एन ऑन एन एवरेज इन विद इन 28 डेज सारा का सारा हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि कंक्रीट का जितना स्ट्रेंथ डेवलप होना था वो डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट, टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट में सब कुछ हमने वर्केबिलिटी वगैरह इन सब चीजों के टाइम में पढ़ा रखा है। ओके, तो ऑन एन ओवरऑल एक कंक्लूजन अगर निकाल के लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, अगर एग्रीगेट हम ऐसा यूज कर रहे हैं जिसका इंटरलॉकिंग अच्छा हो,
ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है इंटरलॉकिंग के कारण ये होता है। वॉइड काफी कम हो, अभी वॉइड काफी कम हो मतलब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर थोड़ा थोड़ा मोड़ा राउंड हो तो उस कारण से अच्छे से वो कॉम्पैक्ट होकर वॉइड काफी कम हो सकता है। एंड ऐसे एग्रीगेट हो जिसको यूज करके आप अगर उस कंक्रीट में आपने यूज किया है तो उसको अच्छे से कॉम्पैक्शन भी कर पा रहे हो, मतलब वर्केबिलिटी भी काफी अच्छी मिल रही है अगर उस तरह के एग्रीगेट को यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसा कोई एग्रीगेट है तो इसके कारण ऑब्वियसली कंक्रीट जो अगर हम इसे ऐसे एग्रीगेट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्रश्ड एग्रीगेट मतलब जो माइन वगैरह से पत्थर निकालते हो क्वेरी करके फिर उसको तोड़ोगे जब, तो जो एग्रीगेट बनाओ उसको कहोगे क्रश्ड एग्रीगेट। क्रश्ड एग्रीगेट में ये सारे खासियत प्रॉपर्टीज होते हैं, और क्रश्ड एग्रीगेट को यूज अगर करें हम कंक्रीट बनाने में तो इसके कारण इससे काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम बना पाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो क्रश्ड एग्रीगेट आर द मोस्ट सुटेबल एंड गिव्स हायर स्ट्रेंथ देन ग्रेवल। ओके, ग्रेवल कहाँ पाया जाता है? रिवर बेड। अभी एक चीज और देख लीजिए, इधर लिख लो कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, अगर कॉम्पैक्शन आपने प्रॉपरली किया है, ओके, इफ 100% कॉम्पैक्शन is done, then we get dense and durable concrete of high strength. We get dense and durable concrete of high strength. फिर क्या लिख सकते हैं? और एक फैक्टर लिख सकते हैं इधर, क्यूरिंग। proper curing must be done. Curing must be done for suitable time. Curing must be done for suitable time for supporting hydration process and strength development in concrete. तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक फैक्टर थे जो कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो इस पर मान लो शॉर्ट नोट्स आ गया एग्जाम में लिखने को, पीएस में, गेट में, तो जितना लिखवाए हैं जितना लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट और एक एक सेंटेंस लिख लेंगे, आपको कंप्लीट मार्क मिल जाएगा। ओके, वेल, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब जो हमारे पास टॉपिक बचता है कंक्रीट में, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पहले हार्डन स्टेट टेस्ट फॉर कंक्रीट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि पुल आउट टेस्ट या फिर रिबाउंड हैमर टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इन तीनों टेस्ट से भी अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। फिर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, प्लास्टिसाइजर क्या है, मतलब तो सॉरी नॉट प्लास्टिसाइजर, एक्चुअली एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इसको बताने के बाद फिर हम आपको बताएंगे मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का कैसे मिक्स डिजाइन किया जाता है, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर इन सबको बताने के बाद हम आपको और एक चीज बताएंगे, और वो क्या है, वो हम बेसिकली बताएंगे, एक शॉर्ट नोट लिखवाएंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर, एक शॉर्ट नोट्स तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर लिखवाएंगे, फिर डिफेक्ट्स इन कंक्रीट पर लिखवाएंगे, उसी में आ जाएगा सेग्रीगेशन वगैरह सब कुछ। फिर डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट को लिखवाने के बाद हम आपको लिखवाएंगे टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में लिखवाएंगे, है ना, सीमेंट कंक्रीट का कितने स्पेशल टाइप्स हैं इनके बारे में लिखवाएंगे। तो अभी दिल्ली दूर है, अभी हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तो अभी पहुंचने के लिए इस चैप्टर को और डिटेल में और थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करिए, वीडियो में कमेंट तो आप शायद नहीं कर पाओगे, खैर आप व्हाट्सएप पे हमें जरूर बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है इट इज 7008 420 353। आजकल ये नंबर बंद चल रही है, आप एक हमारा और एक नंबर है उसे यूज कर सकते हो, इससे व्हाट्सएप जुड़ी हुई नहीं है लेकिन कॉल वगैरह करने के लिए इसे आप यूज कर सकते हो,
8144672877। वेट, लेट मी कंफर्म, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नंबर क्या है।